हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत में व्यावसायिक शिक्षा का विकास। जो ये वोकेशनल एजुकेशन है, इसका डेवलपमेंट और ये जो वोकेशनल एजुकेशन टर्म हम आज के टाइम पे सुनते हैं, ये कहाँ से आया है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसका स्टार्टिंग से ओरिजिन कैसे हुआ है और कैसे ये आज इतनी पॉपुलर हो चुकी है। 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब से लेके जो हमारी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, तब तक का हम पूरा ही डेवलपमेंट देखने वाले हैं कि कैसे हमारी इंडिपेंडेंस से लेके आज जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसके बीच में कितने सारी पॉलिसीज़, कितनी सारी एक्ट, कितने सारे इम्प्लीमेंटेशंस, लॉज इस वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बने हैं। तो हम उन सब के बारे में इसमें डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा क्या है। व्यावसायिक शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसमें विद्यार्थियों को किसी विशेष काम, व्यवसाय या पेशे से संबंधित व्यवहारिक कौशल सिखाए जाते हैं। मतलब एक ऐसी एजुकेशन जहाँ पे आपको शिक्षा तो दी जाती है, बट वो शिक्षा किसी कौशल, किसी स्किल, किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट को चलाने की या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्किल में परफेक्ट होने के लिए दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कुकिंग आती है तो आप HM का कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज चाहिए तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको सिलाई, बुनाई, कढ़ाई अच्छी लगती है तो आप उससे रिलेटेड कर सकते हैं। ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकते हैं। तो ऐसे कोर्स जिसमें आपकी स्किल पे ध्यान दिया जाता है और जिस कोर्स को करने के बाद आप कोई ना कोई अर्निंग, कोई ना कोई जॉब कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, उसे हम व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं होता, व्यवहारिक कौशल, आपका बिहेवियरल स्किल्स को डेवलप करना इसका मेन टारगेट, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। व्यावसायिक शिक्षा में आपको शिक्षा रोजगार के लिए दी जाती है। मीन्स कि आपको स्किल सिखाई जाती हैं ताकि आप कोई ना कोई रोजगार करने लायक बन जाएं। सीखना यानी कि काम करके, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस किया जाता है। मतलब आप जो भी सीखते हैं वो खुद से प्रैक्टिकली उस चीज़ को करके सीखते हैं। ऐसा नहीं कि आप खाली बुक में पढ़ रहे हैं और कॉपी में नोट करते जा रहे हैं। थियोरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान दिया जाता है। उसके बाद एक कौशल, आत्मनिर्भरता। अगर आपके पास कोई स्किल है तो ऑब्वियस है कि आप उस स्किल से कुछ ना कुछ अर्न करेंगे, कुछ ना कुछ जॉब कर सकते हैं, अपना रोजगार कर सकते हैं और आप इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य उद्योगों की ज़रूरतों से जुड़ना है। मतलब जो हमारे देश में नए नए उद्योग, अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर स्किल है, सिर्फ डिग्री ना हो कि अगर हमारे पास स्किल भी है, अच्छी एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन, तो हम कोई ना कोई रोजगार किसी न किसी उद्योग से जुड़ सकते हैं, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। उसके बाद बात करते हैं आज़ादी के बाद भारत की चुनौतियाँ क्या क्या रही हैं। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे भारत को केवल शिक्षित नागरिक ही नहीं बल्कि देश के विकास के लिए कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता थी। क्योंकि आप भी जानते हैं, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, उस टाइम पे हमारा देश उतना ज़्यादा संसाधन युक्त नहीं था, संसाधनों की बहुत कमी थी। तो उस टाइम पे हमें ह्यूमन को एज अ रिसोर्स यूज़ करना था ताकि जो ह्यूमन है वो किसी पे डिपेंड ना रहे और वो खुद से अर्न कर पाए। इसकी प्रमुख आवश्यकताएं क्या थी? उद्योगों के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी चाहिए थे, क्योंकि लोग उस टाइम पे उतने एजुकेटेड नहीं थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो हमें उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करना था और उनको उद्योगों से जोड़ना था। उनको तकनीकी शिक्षा का विस्तार करना था, क्योंकि लोगों को टेक्नोलॉजी की कोई नॉलेज नहीं थी, उनके अंदर वो स्किल भी डेवलप करनी थी। कृषि एवं ग्रामीण विकास, बेरोजगारी को कम करना और आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाना। उस समय की समस्या थी, परंपरागत कौशल मौजूद थे लेकिन एक संगठित राष्ट्रीय वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम नहीं था। उस टाइम पे भी ऐसा नहीं है कि एजुकेशन नहीं थी, एजुकेशन के लिए बहुत सारी फाइट्स पहले लड़ी जा चुकी थी। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे हमारे देश में एजुकेशन थी, बट वो एजुकेशन ऐसी नहीं थी जिसको पढ़ने के बाद कोई भी इंसान रोजगार करने लायक बन जाए। मीन्स की थियोरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। तो सबसे पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद सबसे पहला जो एजुकेशन कमीशन आया था वो था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948, जिसे आप सब लोग राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हो। ये एक पहला आयोग था जो आज़ादी के बाद हमारे देश में बनाया गया। राधा कृष्णन आयोग जो बना था, इसके अध्यक्ष डॉक्टर S राधा कृष्णन ही थे, इसीलिए इसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और राधा कृष्णन कमीशन भी बोला जाता है। इस आयोग ने तकनीकी और औद्योगिक प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया था और इसके मुख्य विचार थे कि शिक्षा को देश की आर्थिक और औद्योगिक ज़रूरतों से जोड़ना। और इसका उद्देश्य मेन था, शिक्षा ऐसी हो जिससे कौशल मिल सके और कौशल से कुशल वर्कफोर्स डेवलप हो पाए। मतलब एक ऐसी वर्कफोर्स हम लोग डेवलप कर लें जो
अपने राष्ट्रीय विकास में योगदान दे पाए, ठीक है, अपने देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर पाए। साथ ही 1950 में भारतीय संविधान भी बन गया था। जब हमारा राधा कृष्णन आयोग कमीशन बना तो उस टाइम पे प्रोसेसिंग में था, ठीक है, बनाने के ऊपर काम चल रहा था। आर्टिकल 41 में राज्य द्वारा काम और शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रावधान किया गया। तो ये था हमारा पहला यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 इंडिपेंडेंस के बाद, जिसने वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस किया था और वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर बात की थी। यूनिवर्सिटी कमीशन के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड टेक्निकल एजुकेशन आया। इसके ऊपर हम अगर बात करते हैं तो 1951 के बाद योजनाबद्ध विकास के साथ वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को अधिक महत्व मिला। फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान बेसिक एजुकेशन पे इन्होंने फोकस किया, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात की, टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस किया, एग्रीकल्चरल एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप्स के बारे में इन्होंने बात की। इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ क्या थी? IIT खड़गपुर 1951 भारत में उच्च गुणवत्ता हाई क्वालिटी वाली टेक्निकल शिक्षा और रिसर्च के विकास की दिशा में इन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाया था। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोठारी कमीशन 1964 से 1966। ये वाला जो हमारा कोठारी कमीशन है, इसे हम अपनी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। जो कोठारी कमीशन 1964-66 है, ये हमारे एजुकेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमीशन है और आज तक हमारे स्कूल्स में इसी कमीशन द्वारा दी गई शिक्षा नीति को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, मीन्स कि 10+2+3। और अभी जो 2020 है उसके बाद अब ये जो 10+2+3 वाली जो शिक्षा नीति है ये चेंज हो गई है और अब ये बन गई है 5+3+3+2 वाली। तो इसके ऊपर बात करते हैं कि इस आयोग ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने की सिफारिश की थी। सबसे इम्पोर्टेंट सुझाव इन्होंने दिया था 10+2+3 शिक्षा प्रणाली पर। मतलब 10 का मतलब है क्लास 1 से लेकर 10 तक, फिर बोर्ड एग्जाम होंगे, फिर 11-12 फिर बोर्ड एग्जाम होंगे और 3 ईयर की ग्रेजुएशन हो जाएगी। इसके साथ हायर सेकेंडरी लेवल पर इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन और शिक्षा में विविधीकरण, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट से जोड़ना, इंडस्ट्री की ज़रूरतों के अनुसार स्किल्स डेवलप करना, ये सारे इन्होंने थॉट्स अपनी इस एजुकेशन पॉलिसी में दिए थे। इनका मुख्य विचार था हर विद्यार्थी के लिए केवल एक एकेडमिक रास्ता जरूरी नहीं है। तो इन्होंने भी वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस किया था और वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कही थी। अब बात करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, जो कि कोठारी कमीशन ने ही बनाई थी। अब भारत में वोकेशनल एजुकेशन को सेकेंडरी एजुकेशन का हिस्सा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना जरूरी क्यों था? क्यों इतना इंपॉर्टेंट था वोकेशनल एजुकेशन को सेकेंडरी एजुकेशन से जोड़ना? एजुकेशन सिस्टम जो था वो हमारा डाउन होता जा रहा था। मीन्स कि एजुकेशन अच्छी मिल रही थी, एजुकेशन के लिए पॉलिसीज भी बन रही थी, बट एजुकेशन में वो क्वालिटी नहीं आ पा रही थी। एजुकेशन जो थी वो हमारी नॉट इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट थी। मतलब एजुकेशन तो लोग ले रहे थे बट वो फिर भी अच्छी खासी एजुकेशन डिग्री लेने के बाद भी रोजगार के लायक नहीं बन पा रहे थे। इसलिए ज़रूरत थी एकेडमिक एजुकेशन प्लस वोकेशनल एजुकेशन की। मीन्स की एक ऐसी एजुकेशन जिसको लेने के बाद कोई भी बच्चा रोजगार करने लायक, कुछ कमाने लायक बन जाए। वोकेशनल स्ट्रीम्स का उद्देश्य था कि विद्यार्थी जो हैं वो स्कूल के बाद रोजगार या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार हो सकें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे। फिर इसके बाद 1968 के बाद 1976 में वोकेशनलाइजेशन प्रोग्राम्स हायर सेकेंडरी में वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया। इसमें शामिल था प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वर्क एक्सपीरियंस, SUPW मीन्स सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, रोजगार से संबंधित स्किल्स, अलग अलग वोकेशनल कोर्सेज। लेकिन इसकी भी कुछ चुनौतियाँ थी। फॉर एग्जाम्पल वोकेशनल कोर्सेज को कम महत्व दिया गया। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें तो बोली बट इन्होंने वोकेशनल कोर्सेज जो थे उनको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। जो स्टूडेंट्स थी उनके इंटरेस्ट की बात बहुत ज़्यादा नहीं की इन्होंने। पुअर कोऑर्डिनेशन था और सवाल उठता था कि वोकेशनल एजुकेशन को लोकप्रिय कैसे बनाया जाए। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए आगे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आई। NEP 1986 ने वोकेशनल एजुकेशन को सिस्टमैटिक और प्लान्ड प्रोग्राम्स के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। इनके मुख्य उद्देश्य थे सेकेंडरी एजुकेशन में डाइवर्सिफिकेशन लेके आया जाए, जॉब ओरिएंटेड स्किल्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट की तैयारी,
और एजुकेशन और लेबर मार्केट के बीच गैप को कम करना। और इसका मुख्य लक्ष्य था वोकेशनल एजुकेशन को एकेडमिक एजुकेशन के एक विकल्प, एक अलग स्ट्रीम के रूप में विकसित करना। और उसके बाद 1986 के बाद PSSCIVE की स्थापना की गई 1993 में पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ये NCERT से संबंधित प्रमुख संस्थान है, एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम है वोकेशनल करिकुलम डेवलप करना, रिसर्च, टीचर ट्रेनिंग, वोकेशनल प्रोग्राम्स का विकास, स्किल बेस्ड एजुकेशन को सपोर्ट करना और लोकेशन है इसकी भोपाल में। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत में वोकेशनल एजुकेशन को रिसर्च और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देने वाली एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है। PSSCIV पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन 1993। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे आप सब जानते हैं 2005 आया। जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 था, इसने वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग VET के नए तरीके से विकसित करने पर जोर दिया। इनके मुख्य विचार थे कि स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर, वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम किया जाए। इंडस्ट्री से जुड़ाव, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम करना इनका मेन लक्ष्य था, मेन विचार था। इसका लक्ष्य था शिक्षा को वास्तविक जीवन और कार्य जनता से जोड़ना। शिक्षा को वास्तविक जीवन मीन्स कि आपकी रियल लाइफ से आपकी एजुकेशन को जोड़ना और कार्य जगत से जोड़ना मीन्स कि आप उससे कुछ न कुछ काम कर सको। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बाद आता है हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट 2009। इस नीति ने स्किल्स को फॉर्मल रिकॉग्निशन देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। NVQF नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसका उद्देश्य था स्किल बच्चे जो हैं, जो कोई भी इंसान है वो स्किल सीखे, असेसमेंट दे, सर्टिफिकेशन प्राप्त करे, हायर क्वालिफिकेशन की ओर बढ़े। और इनका महत्वपूर्ण विचार था कि सीखी हुई स्किल भी एक क्वालिफिकेशन है, इनका मानना था। इसके बाद हमारा आया नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF 2012। ये एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क है। इसमें क्वालिफिकेशंस को 10 लेवल्स में ऑर्गेनाइज किया गया। इसका बेस था नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड, लर्निंग आउटकम्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि NSQF ने फॉर्मल प्लस नॉन फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल लर्निंग से प्राप्त स्किल्स को भी स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश की थी। और उसके बाद हमारा आता है स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2015 की। इस पॉलिसी का फोकस केवल जॉब पाने पर नहीं बल्कि जॉब क्रिएट करने पर भी था। और इनके 3 बड़े लक्ष्य थे। पहला था स्किल डेवलपमेंट यानी युवाओं को एम्प्लॉयमेंट बनाना, एम्प्लॉयबल बनाना। सेकंड था एंटरप्रेन्योरशिप, युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए प्रेरित करना। और थर्ड था सेल्फ रिलायंस, कौशल के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना। और इसका विजन था स्किल्ड यूथ से एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट से एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप से सेल्फ रिलायंस। और फिर उसके बाद अभी सबसे जो हमारी फेमस है वो है NEP 2020, जो अभी रिसेंटली 2020 में आई है। NEP 2020 एंड वोकेशनल एजुकेशन, जिसमें सबसे ज़्यादा वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस किया गया है। NEP 2020 ने वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में शामिल करने पर जोर दिया है। अब वोकेशनल एजुकेशन केवल कुछ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बल्कि हर एक बच्चे के लिए एक्सपोजर है। इसके प्रमुख पहल हैं हैंड ऑन लर्निंग, मतलब अब आप कुछ भी करेंगे तो अपने हाथों से करेंगे। आपको हैंड ऑन लर्निंग मीन्स कि अगर आप कुकिंग सीख रहे हो तो आप बनाएंगे, सिर्फ उसकी रेसिपी कैसी होती है वो नहीं लिखेंगे आप कॉपी में, आप उसको बनाएंगे वहाँ पे खड़े होकर अपने हाथों से। फिर है इंटर्नशिप करवाएंगे आपसे। अगर आप कोई भी कोर्स करें तो आप रियल उस इंडस्ट्री में अगर आप फार्मेसी से रिलेटेड, नर्सिंग से, मेडिकल का कोई कोर्स करें तो आप एक्चुअल में हॉस्पिटल में जाके उन चीज़ों को करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे किसी एक्सपर्ट के अंडर में। इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, प्रैक्टिकल स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी इसकी प्रमुख पहल हैं। इसमें विशेष रूप से क्लास 6 से वोकेशनल एक्सपोजर और इंटर्नशिप की दिशा में पहल की गई है।
उसके बाद आता है NEP 2020 का बड़ा लक्ष्य क्या है। NEP 2020 में लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक कम से कम 50% लर्नर्स को वोकेशनल एजुकेशन का एक्सपोजर मिल जाए। इसका मतलब बच्चे केवल किताबों से नहीं सीखेंगे, वे देखेंगे, करेंगे, सीखेंगे और अनुभव एक्सपीरियंस भी प्राप्त करेंगे। इसके एग्जाम्पल हैं वोकेशनल क्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, हैंडीक्राफ्ट्स, सर्विसेज और एंटरप्रेन्योरशिप। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023, इस पर भी बात कर लेते हैं। जो हमारी NCF-SE स्कूल एजुकेशन 2023 ने वोकेशनल एजुकेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। इसका फोकस था प्रैक्टिकल स्किल प्लस एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्लस एम्प्लॉयबिलिटी। मतलब स्टूडेंट्स को अलग अलग ट्रेड्स एक्सपोजर करने, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने, इंटर्नशिप करने और इंडस्ट्री से जुड़ने और एंटरप्रेन्योरशिप सीखने के अवसर देने पर फोकस किया गया है। इसका लक्ष्य है हर विद्यार्थी को भविष्य के काम की दुनिया के लिए प्रेरित करना। वोकेशनल एजुकेशन के चैलेंजेस क्या हैं? अभी बहुत सारी पॉलिसीज़ बनी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आई हैं। कुछ मेन जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो एकेडमिक एजुकेशन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है हमारे इंडिया में अभी भी, मीन्स की थियोरेटिकल नॉलेज पे बहुत फोकस किया जाता है। वोकेशनल कोर्सेज को लेकर सोशल परसेप्शन थोड़ा सा नेगेटिव है। स्किल्ड टीचर्स, ट्रेनर्स की कमी है। अभी स्किल्ड टीचर्स हमारे पास उतने ज़्यादा नहीं हैं, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज जो दे सकें ऐसे टीचर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या सबसे मेन प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे इंडिया के स्कूल्स हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा है जहाँ पे हैंड ऑन लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग उतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो सकती है। इंडस्ट्री लिंकेज कमज़ोर होना, मतलब इंडस्ट्री से उतना लिंकेज नहीं है। अगर बच्चों को हैंड ऑन एक्सपीरियंस देना भी है तो हम उतना ज़्यादा उन्हें किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में लेके नहीं जा सकते, ये थोड़ा वीक है। अलग अलग संस्थाओं में कोऑर्डिनेशन की कमी है। ट्रेनिंग और एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के बीच गैप है। ट्रेनिंग और एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, फॉर एग्जांपल बीएड में जो आपको माइक्रो टीचिंग सिखाई जाती है, बट जो रियल में टीचिंग होती है ना स्कूल्स में, उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो ऐसे ही जो आपकी ट्रेनिंग है और एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। और सबसे बड़ी चुनौती है वोकेशनल एजुकेशन को सेकेंडरी ऑप्शन नहीं, स्मार्ट कैरियर ऑप्शन बनाना, क्योंकि अभी तक इसे 90% लोग एक सेकेंडरी ऑप्शन लेकर ही चल रहे हैं। तो यही था, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना ही वोकेशनल एजुकेशन का असली उद्देश्य है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। यही था आज की वीडियो में। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि कैसे हमारे इंडिया में वोकेशनल एजुकेशन की जर्नी रही हुई है, कैसे स्टार्टिंग से अभी तक वोकेशनल एजुकेशन ने काम किया है, इंडिपेंडेंस से अभी तक हमने पूरा डिस्कस किया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।